रही में तो डाली में तो बूटे में गुल बूटे में गुल में तो और ये ज़मीन जब जलाना ये जहाँ जब जलाना ज़मीन जब जलाना ये जहाँ जब जलाना चाँद सूरज रचना आया मामा तक करना चाँद सूरज रचना आया मामा तक करना हबीबी की पर राजा जब जलाना हबीबी की पर राजा जब जलाना था कुछ मगर तू ही तू अल्लाह मुमकिन नहीं तेरे असरार में दखल मुमकिन नहीं तेरे असरार में इसको यारा रहा नती सरकार में इसको थामे सको तेरे दरबार में इसको थामे सको तेरे दरबार में उस जाए बाजार में और नबी का खरीदार तू अल्लाह अल्लाह अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक की दूसरी सहरी का आगाज़ हो चुका है और उस सहर खुसूसी नशरियात के साथ अनवार रमज़ान के साथ आपके सामने एक दफ़ा फिर हाज़िर ख़िदमत है आपका मेज़बान ज़ैद अख्तर। गो के नाज़रीन, आपको पता है रमज़ानुल मुबारक के आते ही रमज़ानुल मुबारक की फ़ज़ाइल व बरक़ात की एक अहम बात है कि उस फ़ज़ाइल व बरक़ात की अगर बात करें तो उस एक नेकी का सवाब 70 नेकियों से ज़्यादा बढ़कर मिलता है रमज़ान मुबारक में। और कुरान व हदीस और हर जगह से तिलावत कुरान पाक की सदाएँ गूंजती नज़र आती हैं, एक पुरनूर फ़िज़ाएँ महकती नज़र आती है। तो क्या ही बात है रमज़ान मुबारक की। तो इस पुरनूर फ़िज़ा, इस पुरनूर महीने की निस्बत से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो कि हुजूर सरवर कौनैन, नूर मुजस्सम, ताजदार मदीना, कल्ब व सीना, अहमद मुस्तफ़ा व अहमद मुश्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में, जो कि आज तारीफ़ के फूल मानने के हमारे मुल्क के नामवर सनाखा, किसी तारीफ़ को मोहताज नहीं, जनाब एहतशाम कादरी साहब, जनाब सैयद हाफिज़ आदिल रज़ा कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप लोगों के? माशाल्लाह रमज़ान मुबारक के हवाले से क्या तैयारियां हैं? तैयारियां भरपूर हैं, वही जो हर साल की तरह इस साल भी हुआ करता है। सहरी को ना, अफ्तार, उसकी तैयारी, फिर अपने काम भी, मसरूफियात भी, तो गुजर रहा है रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह। और उस समय बरकत समेट रहे, रहमत का अशरा है माशाल्लाह। तो रहमत साफ़िगन है तमाम आलम इस्लाम पे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह में इस रहमत से खूब मालामाल होने तौफ़ीक़ अता फ़रमाए माशाल्लाह माशाल्लाह। कि वो नबी जो मेरा भला करे, वो रसूल मेरा रसूल है, और कोई खाली हाथ गया नहीं, ये मेरे नबी, ये मेरे रसूल का उसूल है, मेरे नबी। क्या बात है। तो आज क्या सुना रहे हैं एहतशाम भैया? रमज़ान जब आता है तो एक
कैफियत बनती है हाँ, सुभान अक्सर आशिकों की कि मदीने पहुँचें। अल्लाह, माशाल्लाह, तो हाज़री ये मदीने से मुताल्लिक़ कलाम पेश करता हूँ मैं, माशाल्लाह। समात कीजिए, माशाल्लाह, क्योंकि अभी तो फ़्लाइटें वगैरह बंद हैं। दुआ अल्लाह से दुआ है कि ये जो आजमाइश ख़त्म हो, दोबारा फ़्लाइटें खुले, हम सब की हाज़िरी हो आमीन, बिस्मिल्लाह, और हमें वहाँ पर सहरी और अफ्तारी करने की तौफ़ीक़ अता हो। आमीन। आमीन, आमीन, जज़ाकल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। समात कीजिए, फरमाते हैं शायर। क्यों ना हर जिंदगी का हासिल है आरज़ू मदीने की, जिंदगी का हासिल, जिंदगी का हासिल है आरज़ू मदीने की। अक्सर आशिकों के सामने जब मदीने की बात छिड़ती है ना, तो बात छिड़ती है मदीने की यहाँ बैठ के, पर वो तसव्वुर में पहुँच जाता है। लिखते हैं शायर, ऐसी क्या बात है कि हम मदीना घूम और चूमाए, हम मदीना घूमाए, जालियों को चूमाए, कब के जब किसी ने छेड़ी है गुफ्तगू मदीने की, जब किसी ने छेड़ी है, जब किसी ने छेड़ी है गुफ्तगू मदीने की, जिंदगी का हासिल है आरज़ू मदीने की। और हमको जो भी मिलता है बस उनके दर से मिलता है। हमको जो भी मिलता है, हाँ हमको जो भी मिलता है आका के दर से मिलता है। देखो बट रही है खैरातें 400 मदीने की, बट रही है खैरातें, देखो बट रही है खैरातें 400 मदीने की, जिंदगी का हासिल है आरज़ू मदीने की। क्या खूबसूरत अंदाज में तमहीद मान रहे थे, जज़ाकल्लाह। मदीने की हाजिरी के हवाले से बात कर रहे थे। क्या बात, कि मदीने जिसे चाहा दर पे बुला लिया और जिसे चाहा अपना बना लिया। बात है ना, रमज़ान में रसूल की हदीस है कि जिसने रमज़ान में उम्रा किया वो इस तरह है कि उसने गोया मेरे साथ हज किया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। कितनी देखें, एक तो बंदा आम उम्रा करता है तो पता नहीं कबूल है या नहीं कबूल, लेकिन जो उम्रा सरकार के साथ अदा हो तो कबूल ही कबूल। तो इसलिए लोग तड़पते बजाने के लिए रमज़ान में। मैं तो यही बात करूँगा, इस बात की निस्बत से हर आशिक रसूल की यही तमन्ना होती है कि वो यही बात कहता है कि काश मैं चला जाऊँ आज ही मदीने में। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या ज़बरदस्त पुरनूर कलाम से आपने आज पुरनूर फ़ज़ा बांधी है। अब मैं हाफिज़ आदिल रज़ा गादी साहब से गुजारिश करूँगा हदिया बाहर का रिसालत में आप भी कुछ नात के फूल निशावर करें इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
बहुत ही खूबसूरत कलाम जैसा कि एहतिशाम भाई ने मदीने की हाज़िरी के हवाले से पेश किया। एक बहुत ही मुनफरिद कलाम है और बहुत खूबसूरत कलाम है, शायरी पर लिखा हुआ मदीने की हाज़िरी के हवाले से कि मदीने का सफ़र लोग नहीं कर पा रहे हैं, तड़प रहे हैं मदीने जाने के लिए। तो शायर लिखते हैं, रहे जाते दिए अरमान हाय मेरे सीने में, रहे जाते रहे जाते मेरे न काबे की गली देखी न पहुँचा मैं मदीने में, न काबे की गली देखी न पहुँचा मैं मदीने में। और मोहम्मद की जुदाई आग भड़काती है सीने में, मोहम्मद की जुदाई आग भड़काती है सीने में। के रवा जब देखता हूँ काफिले हज के महीने में, रवा जब देखता हूँ काफिले हज के महीने में। क्योंकि इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। सरकार कभी तो मैं भी कहूँ, सरकार कभी तो मैं भी कहूँ कि मैंने भी मदीना देख लिया। एक बार की दिखा दो आका, एक बार फिर दिखा दो। रमजान में मदीना बेशक बना लो आका, मेहमान दो घड़ी का। रवा जब देखता हूँ काफिले हज के महीने में। और मोहम्मद इस तरह तशरीफ फरमा है मदीने में। हासिल कलाम से कि मोहम्मद इस तरह तशरीफ फरमा है मदीने में कि जैसे सूरह यासीन है कुरान के सीने में, कि जैसे सूरह यासीन है कुरान के सीने में। और मजा क्या खाक आए दूर रहकर ऐसे जीने में, कि परवाना यहाँ तड़पे रहे जले शम्आ मदीने में।
और कहाँ जाए गरीब। अल्लाह तड़पती रूह को लेकर तेरे महबूब का सदका तू पहुँचा दे मदीने में। तेरे महबूब का सदका तू पहुँचा दे मदीने में। रहे जा देगिए अरमान हाय मेरे सीने में। भाई सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या पुरनूर फ़िज़ाओं से आपने एक लहर बांधी मदीने के हवाले से कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया और जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फ़ैसले और ये बड़े नसीब की बात है। मेरे हुजूर जिसको दर पे बुला लें और इस महीने की निस्बत से अगर बुला लें तो फिर क्या ही कहना है, क्या ही बात है। तो मैं ये कहूँगा जो हुजूर का दर का ग़ुलाम होता है उसका आला मकाम होता है, और पास रहने वाले ही क्या जाने, दूर से ही सलाम होता है। क्या कहना है। तो मैं यही बात कहूँगा कि हुजूर के दर का निस्बत इतनी आला है, जब कब्र में मुद्दई को उतारा जाएगा तो सिर्फ 3 सवाल होंगे और एक ही जवाब पर आपकी जीत है, जिसमें आपको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। मन रब्बु का, मन दीनु का, मगुन तफ़िक हाजिर रसूल, कि क्या कहता था दुनिया में, क्या कहता था उनके बारे में। तो जो दुनिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गीत गाता है तो उसकी तो बेइंतहा शिफात नसीब में लिख दी गई है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, बेशक। तो अल्लाह पाक हम सबको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिलों में कैद करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, और मेरी ख्वाहिश है ब्रेक पे जाने से पहले एहतिशाम कादी साहब से, क्योंकि आप बड़े अच्छे, आपने जिस तरह से पुरकैफ सदा बानी, और मैं चाहूँगा कि चंद शेर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अब क्या सुनाने वाले हैं आप। नात पेश करता हूँ जो खालिस नात है, जिसमें सरकार की तारीफ़। अच्छा, हर नात में ही सरकार की तारीफ़ होती है। नात अभी इससे पहले जो पढ़ा वो कलाम था हाज़री के हवाले से। अच्छा, हाज़री में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, नात लिखने का मफ़हूम जो होता है, नात का मतलब ही, अगर लोग नात के लुग़वी मायने अगर तलाश किए जाएँ तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ क्या है। बेशक। तो हर नात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ कीजिए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मुस्तफ़ा ज़ात यकता आप हैं, मुस्तफ़ा ज़ात यकता आप हैं। यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। और आपकी खातिर बनाए दो जहां, आपकी खातिर बनाए दो जहां, और अपनी खातिर जो बनाया आप हैं, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। लिखा शायर ने कि आपकी तलअत को देखा जान दी, आपकी तलअत को देखा जान दी, तो कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं,
में पहुंचा तो देखा आप हैं, 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 आप हैं। कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। आमद गदा बहरे सुवाल, दर्द आमद गदा बहरे सुवाल, वो भला अख्तर का दाता आप हैं, वो भला हम सब का दाता। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू हो गाफिल इंसान। जैसे कि आपको पता है हमारी सैर नशरियात का हिस्सा होंगी मज़े मज़े के सैर व पकवान भी आज हमारी नशरियात का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो आइए हम बात करेंगे, क्योंकि नाज़रीन आपको पता है आजकल दुनिया में लोग बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में पागल बना रहे हैं, और आइए हम देखते हैं कि हमारे शेफ़ क्या बना रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैद, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान मुबारक की बरकतें सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत मुबारक, आपको भी खैर मुबारक, और तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। क्या बनाने वाले हैं आज? आज हम बना रहे हैं फ्रोज़न पराठा, क्योंकि रमज़ान की आमद है, स्टार्ट हो ही गए रमज़ान, और सहरी में ये एक ऐसा आइटम है पराठे जो कि हर घर में बन रहे होते हैं, ठीक है ना। तो क्यों ना लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस। और कराची वाले अगर पराठे नहीं खाएं तो उनका नाश्ता मुकम्मल नहीं होता। तो जो बाज़ार के जो पराठे हैं, स्पेशली जो फ्रोज़न पराठा जो हम लेकर आ रहे होते हैं, तो वही चीज़ अगर घर में बना ली जाए इकोनॉमिकल वे में तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये फ्रोज़न पराठे जो पठान के होटल पे हम लोग खाते हैं, ये पराठे उसी टाइप के हैं? उसी टाइप उसी टाइप तो आपके पराठों में ऐसा क्या स्पेशल है जो आज हम बनाने लगे हैं? देखिए, आजकल के जो हालात चले, बिकॉज कोविड के टाइम से हम गुजर रहे हैं, थर्ड वेव चल रही है कोविड की, तो अपने आप को सारी वबा से महफूज रखते हुए घर के अंदर हम बाजार की चीज़ अगर एंजॉय कर लें तो इससे बड़ी चीज़ क्या होगी। ज़बरदस्त। इकोनॉमिकल वे में तो रहते सिर्फ सारे पराठे खाएंगे आज हम? नहीं, पूरा सेटअप होगा, अंडा पराठा भी होगा, इसमें सनी साइड एग भी आपको मिलेगा, और जो पठान भाई हमारे लगा कर देते हैं पराठे के ऊपर अंडा, वो थप्पियाँ पूरा सेट, वो जो पराठे के साथ अंडा सेट होता है, ज़बरदस्त। फुल मेन्यू है पठान भाई वाला। और हम अंडा किस क्वालिटी का बनाएंगे आज? अंडा आप जो बोले वो अंडा बनेगा। अच्छा, मतलब कोई ऑमलेट, क्योंकि हम तो अपनी मम्मा से घरों पे फरमाइश कर करके खाते थे, वो ऑमलेट बनाते हैं, वो एक अंडा घोटाला भी बनता है। एक अंडा घोटाला भी बनता है, वो हम इंशाल्लाह आगे आने वाली रेसिपीज में करेंगे। अंडा घोटाला होगा बट डिफरेंट स्टाइल में थोड़ा सा। गुड। तो आप आज हमें ऑमलेट बना के खिलाओ। मैं बिल्कुल ऑमलेट बना के खिलाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम पराठों से स्टार्ट करते हैं। इसकी रेसिपी को नोट डाउन करें। अच्छा, सिंपल चीज़ें हैं, ज़्यादा ख़ास इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए जिसके लिए दौड़ना पड़े। सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पे फाइन आटा, ठीक है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर जाना चाह रहे हैं, लाल आटा भी यूज़ कर सकते हैं, नॉट एन इशू, ठीक है। फाइन आटा मेरे पास है। अच्छा, इसकी क्वांटिटी क्या होगी? सेम क्वांटिटी होगी, जितना आप फाइन आटा ले रहे हैं उतना ही आप मैदा लेंगे। अच्छा, फाइन आटे में पराठे अच्छे बनते हैं? पराठे अच्छे बनते हैं, जो क्रिस्पीनेस जो आती है वो अच्छी फाइन आटे से आ जाती है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है मैदा। मैंने 1 कप फाइन आटा लिया है तो 1 ही कप मेरा मैदा होगा, ठीक है। अच्छा, अक्सर आप पठान के पराठे या फ्रोजन पराठास भी लें तो वो मीठे होते हैं हल्के से। ऑप्शनल है, डालना चाहें शुगर डाल सकते हैं। 1 कप फाइन आटा, 1 कप मैदा, शुगर आप इसके अंदर डाल लेंगे 1.5 से 2 टेबल स्पून, ठीक है। मैं यहाँ शुगर यूज़ नहीं कर रहा हूँ बिकॉज हम जब सहरी के साथ जब हम अपना प्लेटर पूरा दस्तरखान सजाएंगे तो मैं खजूर सर्व करूँगा। अच्छा, रमज़ान है, सुन्नत भी है खजूर खाना, तो हम खजूर सर्व करेंगे तो मीठा हमारा वहाँ बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर मैं शामिल करूँगा नमक। जिस तरीके से अब घरों में नॉर्मली आटे के अंदर नमक जा रहा होता है, नमक मैंने शामिल किया। इसको मैं करूँगा बहुत अच्छे से मिक्स, मिक्सर, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे है मेरे पास घी, ठीक है। इसका डो गूंदते वक्त भी घी डालेंगे और फिर जब हम पराठों को बल देंगे, उनको पूरा पेड़ा बनाएंगे, उसके अंदर भी घी जाएगा। फिर जब हम उसको सेकेंगे तो वो ऑप्शनल है, ऊपर से घी लगाना चाहे लगा ले, अदरवाइज इसके अंदर जो घी होगा वो ही काफ़ी होगा, ठीक है। इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली 2 टेबलस्पून के जितना घी। ज़बरदस्त। इसको करूँगा मैं अच्छे से मिक्स। अच्छा, एक बात बताते चलें, मैदा और जो आपने आटा लिया वो सेम क्वांटिटी ली? बिल्कुल सेम क्वांटिटी, ठीक है। जितना मैदा आप ले रहे हैं उतना ही आप फाइन आटा भी लेंगे। अच्छा, पूरा तरीका, अब ऑब्वियसली बात है टाइम हमारे पास जितना है उसी में रह के काम करना है, प्लस माशाल्लाह से हमारे पास यहाँ पे क्रू भी है, उनको भी सहरी करानी है। तो तरीक़ेकार इनको फ्रीज करने का क्या होगा वो मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। फिर आप चाहे 1 कप से बनाएं या 1 किलो से बनाएं, इट्स टोटली अप टू यू। और ज़्यादा मज़े की बात यह है, इनको फ्रीज करके आप रख सकते हैं, आराम से महीना भर चलेंगे। अच्छा, ज़बरदस्त। कोई टेंशन की बात नहीं है। देखने वाली ख़वातीन के लिए तो मसला ही हल हो गया है। अगर इस तरह के पराठे वो बना लें तो उनके जो आजकल शौहर हज़रात होते हैं, उनको पराठों की जब भी तलब होगी तो अगर वो घरों पर मैके में गई हुई हैं तो वो आराम से बआसानी बनाकर खुद से खा सकते हैं मर्द हज़रात। वैसे मैं कहता हूँ वाई टू वेट के खातूने खाना का घर से बाहर जाना, घर में वैसे भी मर्द काम कर सकते हैं। अच्छा, आपके सामने मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ। नहीं, आप मुझे मोटिवेट ना करिए आप इस मामले में। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा पानी। अच्छा, पानी कितना जाएगा? पानी ज़रूरत के मुताबिक जाएगा। पानी की ऐसा कोई क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैदे आटे की क्वालिटी प्लस जो हमारा टेम्परेचर चल रहा होता है, डिफरेंट जगहों पे टेम्परेचर वेरी कर जाता है और फिर पानी की क्वांटिटी भी उस हिसाब से वेरी कर जाती है। पानी मैं इसके अंदर डाल के इसको गूंदूंगा। इसको थोड़ा सख्त आटा गूंदेंगे, आटा सख्त गूंदेंगे, फिर उसके बाद जब इसको रेस्ट देंगे तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा वो नरम पड़ जाएगा। ठीक है, जितना आटा नम पड़ता है उतना अच्छे पराठे बनते हैं। रेस्ट ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम इसको रेस्ट देंगे उससे पराठे हमारे बहुत अच्छे बनेंगे। आप कभी बाज़ार में जाएं और पठान के होटल पे आप खड़े हो तो उन्होंने पेड़े बना के रखे होते हैं, तो उससे पराठे बहुत अच्छे बन जाते हैं। और जब वो पराठे बना के रखते हैं ना तो उसमें टेम्पो बहुत ज़बरदस्त आता है देखने में, जब वो उसकी पलटियाँ करते हैं ना हाथ से, वो बड़े मज़ेदार सेगमेंट होता है। अच्छा, 1 कप मैदा, 1 कप फाइन आटा, 2 खाने के चम्मच घी, नमक 2 चुटकी आप डाल लें, वरना जिस तरीके से घरों में नमक जा रहा होता है आटे के अंदर उसी तरीके से नमक जाएगा। शुगर मैंने बता दी ऑप्शनल है, हल्के से पराठे में मिठास पसंद है, यू कैन डेफिनेटली ऐड द शुगर, बट मैंने शामिल नहीं किया। अच्छा, नॉर्मली इसमें लोग शुगर इस्तेमाल नहीं करते हैं जिस तरह से आप अपनी रेसिपी में इस्तेमाल करने वाले हैं? नहीं, शुगर करते हैं बहुत से लोग। कभी पराठे के अंदर हल्की सी मिठास आती है। अच्छा, पराठा कभी खाएं वो हल्की सी मिठास आती है, वो इसी वजह से आती है, उसके अंदर चीनी शामिल की गई होती है। अच्छा, चीनी शामिल करने का एक मेन रीज़न मैं आपको बताऊं, चूँकि शुगर जब पकती है कैरमलाइज होना शुरू हो जाती है, उसके ऊपर कलर बड़ा अच्छा आ जाता है, तो एक शुगर को यूज़ करने का रीज़न ये भी है। और हमारे नाज़रीन, हमारे कुछ पराठे में अच्छी क्रिएटिविटी होने वाली है, क्योंकि इसमें आज पराठे में हमारे शेफ़ खजूर का यूज़ करने वाले हैं। नहीं, हम इसको सर्व करेंगे, सर्व करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह आगे आने वाली एपिसोड्स में मैं आपको बहुत ही अच्छे लजीज पराठे सिखाऊंगा यूजिंग खजूर के साथ। हम बचपन में मीठा पराठा खाते हैं, अम्मा ने चीनी डालकर दे दिया, बट शुगर का सब्स्टिट्यूट रमज़ान भी है, मौका भी है, खजूर है, खजूर के साथ नट्स को यूज़ करते हुए किस तरीके से अच्छे मीठे पराठे बन सकते हैं वो भी इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में आपको बताऊंगा। ज़्यादा अच्छा, एक बहुत अच्छी टिप है आटा गूंदने की। पहले आप पानी डालते जाएं और हाथ चम्मच से इसको आप मिक्स कर लें। अच्छा, उससे होगा क्या, हाथ आपके बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होंगे। अच्छा शेफ़, हमारा टाइम बहुत शॉर्ट है, बिल्कुल, तो हम कोशिश करेंगे इसको जल्द से जल्द बनाने की। अच्छा, ये आटा मैंने गूंद लिया, गूंद लेने के बाद इसके पेड़े बनाऊंगा, उसके बाद फिर इसको बल देंगे। बल किस तरीके से देंगे वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अच्छा, आटा गूंदने के बाद इसको आप 10 से 15 मिनट का रेस्ट दें। हमारे पास टाइम नहीं, हम इसको डायरेक्ट बनाएंगे। अच्छा, जहाँ पे हमारे शेफ़ इसका आटे के भी इसकी जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, तो नाजरीन हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट, जो है कि राह नेकी के हैं वही लोग जहाँ में अच्छे आते हैं काम जो दूसरों के, एक खिदमत इंसानियत का दर्ज देते हुए एक ऐसी तंजीम जो कि इस दौर में दुखों में, दर्दों परेशानी में, एक मुश्किल हालात में लोगों का सहारा बन रही है। उस तंजीम के बारे में बात करता चलूँ तो मेन थी उनकी एक्टिविटीज़ हैं राशन ड्राइव के हवाले से, क्लोथ ड्राइव के हवाले से, हॉस्पिटलिटी के हवाले से, यूथ करियर काउंसलिंग के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से और दीगर शोबों में वो खदमात फराहम अंजाम दे रही हैं इस टाइप का।
तंजीम के जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बात है इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन की। तो मैं अब जाऊँगा अपने उस सेगमेंट पे जो है कि राह नेकी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान हादिया और हम हैं अनवार रमज़ान सैरी ट्रांसमिशन में, जिसमें एक हमारा छोटा सा सेगमेंट है राह नेकी, जिसके प्रोग्राम के लिए मैं एक मोहल्ले में आई हुई थी और मैं एक प्रोग्राम करके वहाँ से निकल रही थी। तो हमारी गाड़ी के पास एक साहब आए और हमें कुछ इशारों में कुछ कहने की, समझाने की कोशिश कर रहे थे, जो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे। कुछ बोलना चाह रहे थे तो इशारे भी कर रहे थे, तो ये मालूम हुआ कि शायद गूंगे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम उनके घर चलें और देखें उनके हालात और मामलात और उनसे पूछें उनके बारे में। आइए तो हम उनसे बात करते हैं। जी नाजरीन, तो मैं खड़ी हूँ उन साहब के घर में जो हमें गाड़ी तक लेने के लिए आए थे और वो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। यहाँ आने पे हमें मालूम हुआ उनके पड़ोस से, तो हमारे साथ हैं उनके पड़ोसी, तो हम उनसे मालूम करते हैं कि क्या मामलात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ना ये बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, ये बेचारे मजदूर आदमी है, गरीब है, तो इनके लिए कोई राशन वाशन का कुछ हो जाए तो कर दें, मेहरबानी। ये सोफे का काम करते हैं जोबली मार्केट में, मेहनत मजदूरी करते हैं। तो मैं पता आजकल हालत कहते हैं, लॉकडाउन लग जाता है तो भाई बेचारे परेशान रहते हैं, घरों में बैठे थे। एक भाई और इनके और हैं, वो गए हुए अभी काम पे, उनके भी मसले में दोनों भाई साथ रहते हैं। आप देख लें ये हालत कैसे हैं करके, कोई राशन वाशन का मसला है। तो इनकी वाइफ वो भी बोलती सुनती नहीं है, वो भी बेचारी बोलती सुनती नहीं है। 2 बच्चे हैं इनके, एक बच्चा तो बेचारा हादसे में मारा गया, जल गया था घर में। तो इनके नीचे फैमिली में कौन रहता है और ये किस तरह से अपना गुजारा करते हैं? बड़े भाई रहते हैं, वो उनका अलग खाना पकाना हिसाब है, ये अलग खाना खाना है। 2 भाई ये अलग है, वो ऊपर रहते हैं, वो 2 भाई नीचे रहते हैं। साथ ही एक साथ ही मतलब रहते हैं, खाना पकाना अलग है वैसे। तो इनकी वाइफ भी क्या बिल्कुल नहीं बोल सकती? जी नहीं, वो भी बोल नहीं सकती। और इनके बच्चे वो क्या बोलते हैं या वो भी इनकी तरह? नहीं, वो तो बोलते सुनते हैं, वो तो सही है। एक बेटा एक बेटी है, वो सही है। बाकी इन दोनों का मसला है। सही। तो ये काम किस तरह से कर रहे हैं? ये मेहनत मजदूरी करते हैं, सोफ़ा सेट होते हैं ना, ये बनाते हैं जोबली मार्केट में, काम करते हैं उसका, सोफ़ा सेट वगैरह। दूसरा भाई है, वो भी वही यही काम करते हैं जोबली मार्केट में, सोफ़ा वगैरह बनाते हैं। उनके बच्चे भी सही है, नॉर्मल है, लेकिन उनकी भी वाइफ बोलती नहीं, ना सुनती है, और ये भी बोलते सुनते नहीं, इनके बड़े भाई भी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, ये जिस घर में रह रहे हैं ये इनका अपना है या किराए का है? कुछ मुझे इनके बारे में बताएं। ये इनका अपना घर है, ये अपना घर है इनका। इनके वालिद भी मेहनत मजदूरी करते थे, ठेला चलाते, ठेले पे बर्तन बेचने जाते थे बेचारे, ठेले को घसीटते हुए लेते आते, लिहारी घूमते थे, बर्तन भांडे बेचते थे, उससे गुजारा चलता था। फिर चीज़ की दुकान छोटी थी गोली, ऐसे ऐसे करते थे। फिर उनका इंतकाल हो गया, बस ये भाई रह गए 2-3। तो इनके बच्चों के बारे में बताएं, क्या वो स्कूल वगैरह जाते हैं या कुरान की तालीम कुछ हासिल कर रहे हैं? नहीं, अभी तो छोटे हैं, तो अभी वो कहाँ पढ़ने जाएंगे, तो वे बड़े होंगे तो हो सकता है। बड़े भाई का बच्चा थोड़ा बड़ा है तो वो जाते हैं। ठीक नाज़रीन, तो देखा आपने कि हम उनके घर आए और उनके बारे में मामलात हमने सब उनके पड़ोसी से पूछे, तो ना वो सुन सकते हैं ना वो बोल सकते हैं, और उनकी वाइफ भी ना वो सुन सकती है ना वो बोल सकती हैं, और उनके बच्चे भी हैं लेकिन वो बोल सकते हैं। तो लॉकडाउन की वजह से कभी काम है कभी नहीं है, और वो सोफ़ों का काम करते हैं। और हमारी गाड़ी तक वो आए और हमें उन्होंने समझाने की कोशिश करी। तो हुक्मरान को चाहिए कि उनको इतनी अकल तमीज़ होनी चाहिए। एक जिसको बोलना नहीं आता, जिसको सुनना नहीं आता, वो भी इतनी तमीज़ रखता है, भूख उसको भी लगती है और पेट उसका भी है, लेकिन हमारे हुक्मरान बिल्कुल ख़ामोश हैं, बिल्कुल ख़ामोश हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी उन लोगों से जो इस नेकी में हमारा साथ दे रहे हैं और हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, तो आगे से आगे बढ़िए और ऐसे मुस्तहिक लोगों को अपना बहुत सारा प्यार राशन के थ्रू उनकी मदद कीजिए। जी, मैं यहाँ आई हूँ K21 चैनल की तरफ से और इमदाद अज़ीम की फाउंडेशन की तरफ से, और हम यहाँ आए, हमने इनकी बात सुनी और एक छोटी सी हमारी तंजीम की, हमारी फाउंडेशन इमदाद अज़ीम की छोटी सी काविश थी, तो हमने इनको
मुस्तहिक लोगों को हमने थोड़ा सा राशन दिया है, अपनी छोटी सी खुशी, अपनी छोटी सी नेकी इनके साथ अपने सेगमेंट में राहे नेकी जिसका नाम है रमज़ान ट्रांसमिशन अनवारे रमज़ान में। तो मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी, अगर आप आगे बढ़ के इस नेकी में हमारा साथ देना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारे इमदाद अज़ीम के कॉन्टैक्ट नंबर शेयर हैं, आप इसमें अपना फ़ंड जमा करवा सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखें सहरी ट्रांसमिशन अनवारे रमज़ान। अल्लाह हाफ़िज़। जी नाजरीन, आपने देखी आज इमदाद अज़ीम की काविशें जो कि दर्द व परेशानी का शिकार थी आवाम, उनके साथ जिस तरह से खिदमत अंजाम दे रही हैं, उसी खिदमत के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगी सैयदा मरिया फ़ातिमा ज़ैदी साहिबा। हम दिखाना नहीं चाहते, लेकिन दिखाना पड़ता है कि हमारे दरमियान ऐसे अफराद भी मौजूद हैं कि जिनके लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी बहुत मुश्किल हो जाया करता है। किसी कौम के ज़िंदा कौम होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि उसके अफराद के दिल में खिदमत इंसानियत का जज्बा सरशार हो, और इसी जज्बे से सरशार आपका एक अपना इदारा इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अफराद, जिसके नौजवान अपना सुकून, अपना चैन ना देखते हुए दिन रात एक करते हुए अपने लोगों की खिदमत में मशगूल हैं। अगर आप भी इस नेकी में हमारा साथ देना चाहते हैं, इस नेकी में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, तो आइए हमारे हाथों को मजबूत कीजिए, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि अंधेरे को बुरा कहने से बेहतर यह है कि अपने हिस्से का एक चिराग जला दिया जाए। तो अगर आप भी अपने हिस्से का एक चिराग जलाना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ इन चिरागों को जलाइए, ताकि हम अपने कौम को, अपने लोगों को इस गुर्बत के अंधेरे से निकाल सकें। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, इमदाद अज़ीम को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आगे बढ़कर आपके पैसों का सही जगह इस्तेमाल करेंगे और अपने लोगों की, अपने कौम की खिदमत करेंगे। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आज ही हमसे रब्ता कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट कीजिए। शुक्रिया। जी नाजरीन, खिदमत इंसानियत का दर्ज देती हुई एक ऐसी तंजीम इमदाद अज़ीम, जिसके बारे में बेनतिहा काविश हैं, जो कि रोज़ हमारे साथ मौजूद होते हैं और उनकी काविशें हम देख रहे होते हैं। तो आइए हम बकिया सेगमेंट, जो हमारा शेफ़ बना रहे थे, और हमने बात यही करी थी कि दुनिया बहुत पागल बना रही है और आप बना रहे हैं आज पराठे। तो कहाँ तक पहुँचे? पेड़े हमने बनाए। पेड़े बनाने के बाद आपने पेड़ा लेके उसको इस तरीके से फैला देना, ठीक है। फैला देने के बाद आपने इस पर लगाना है घी, ठीक है। आपने घी लगाना है इसके ऊपर। घी लगा लेने के बाद आपने इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, और फिर आप इसको इस तरीके से ट्विस्ट करके आप इसको रख लेंगे अपने पास, ठीक है। 5 मिनट का रेस्ट देंगे। वही पराठा जो मैंने पहले बनाया था, यहाँ से मैंने उठाया, इसको हाथ से फैलाया और यहाँ पे पराठा आप देखें सिक रहा है, ठीक है। अच्छा, पराठे ज़्यादा बड़े साइज़ के जो है वो अच्छे नहीं लगते मुझे पर्सनली। पराठे छोटे हो तो ज़रा अच्छे भी लगते हैं। कराची वाले जो लोग होते हैं ना, वो पराठे छोटे छोटे पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लच्छे पराठे हम लोग खाते हैं कोयटा होटल पे जा जाके। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लच्छे पराठे होते भी छोटे छोटे, वो अच्छे लगते हैं। तो ये भी लच्छा टाइप है। बिल्कुल। और उससे ज़्यादा क्या होता है कि पोर्शन कंट्रोल आपका बहुत अच्छा रह जाता है। अच्छा, अभी आप ज़रा पराठे की तरफ देखें, मैंने एक्स्ट्रा कोई घी अभी इसमें नहीं लगाया। जो घी इसके अंदर मौजूद था उसी से मेरा पराठा सिक रहा है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अभी जब हम इसके ऊपर ऑमलेट अंडे के ऊपर आएंगे तो उसमें भी ऑयल यूज़ होगा। ज़बरदस्त। और शहरी में बहुत ज़्यादा जो है फैट खाना, वो एक अक्सर लोगों की तबीयत भी जो है वो भारी हो जाती है, ठीक है। उसमें आपने, मैं देख रहा हूँ कि घी भी बहुत कम मिकदार में यूज़ करा है। बिल्कुल। आपने सिर्फ फैला के, आपकी सेहत को देखते हुए अंदाजा नहीं होता कि आप कम घी खाते होंगे। नहीं, क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि खाना पड़ता है। अच्छा, पोर्शन ज़्यादा हो जाते हैं और फिर चीज़ें चलती रहती हैं। हाँ, ज़्यादातर हेल्थ, शेफ़ की जो हेल्थ होती है ना, उनके वो हेल्थ से ही पता लग जाता है कि ये शेफ़ है, खाते पीते शेफ़ है, ऑब्वियसली। अच्छा, अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे, यहाँ पे पराठा मेरा सिक रहा है, इस स्टेज पे ही आप हल्का से इसके ऊपर घी या ऑयल जो भी है आप लगा लें।
और आप इसको सेक लें। अच्छा, फ्रीज करने की जहाँ तक बात है, फ्रीज कैसे करेंगे? आपने पराठा बेल लिया, फोल्ड्स दे दी, आपने इसको फैला लिया। फैला लेने के बाद आपने एक प्लेट लेनी है, उसके ऊपर रखना है अपने बटर पेपर या कोई भी आप प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग जो होता है आपने वो रखना है। उसके ऊपर आपने एक पराठा रखना है, देन अगेन एक पॉलीथीन बैग या बटर पेपर, और इस तरीके से 4-5 पराठों का आपने स्टैक बना लेना है और उसको फ्रीज कर दें। कोई पहले से कुक करने की जरूरत नहीं पेपर है। इसलिए रख रहे हैं कि उसका ऑयल जो है उसमें जज्ब हो जाए और पराठे आपस में चिपके नहीं, पराठे चिपके नहीं, इसलिए हम पेपर या ऑयल यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, कम घी के साथ पराठे हमारे तैयार हैं। ये एक पराठा मेरा हो गया है, इसको मैं रखूंगा। डाइट कॉन्शियस लोग हैं ना, वो देख लें ऐसे पराठे ना खा खा के वो बिल्कुल जो है ना मोटे नहीं होंगे और वो सेहतमंद होंगे। लेकिन अच्छा, इसको बेलना कैसे है? क्योंकि मैंने सख्त गूंदा था आटा, ओके, घी लगाया है, थोड़ी देर छोड़ा है तो नरम हो गया आटा। आपने इसको चाहें तो हाथ से फैला लें या फिर बेलन की मदद से आप इसको बड़ा कर लें। इस तरीके से आपने पराठा बेल लिया, उठाया, गरम तवे के ऊपर आपने इसको डालना है। अगेन वही ऑप्शन है, ऑयल डालना चाहे डाल लें, नहीं डालना चाहे मत डालें, टोटली योर चॉइस। ठीक है, एक तरफ से सिक जाएगा। तो अगर फिर ऑयल नहीं डालते तो ये जल नहीं जाता पराठा? नहीं। हम नॉर्मली देख रहे होते हैं कि पराठे कुछ ऐसे होते हैं कि उसमें अगर ऑयल नहीं होता तो ब्लैक हो जाता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि ऑयल ज़्यादा होता है और टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इस वजह से पराठा जल जाता है। अच्छा, ठीक है, ये पराठा मैं आपको बगैर ऑयल के जो है अच्छा सा गोल्डन सेक के मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास अगेन वही अंडे हैं, और अंडों को आप चाहें तो जैद कैसा अंडा खाएंगे आप? कैसा अंडा खाएंगे? ऑमलेट खाएंगे, हाफ फ्राइड खाएंगे? आप जो भी जो डाइट कॉन्शियस हो ना वो बना के दिखाएं। डाइट कॉन्शियस हो? अच्छा जी, चलिए ठीक है। हम मेरी से जो है ना मेरी जैसे रहे, मैं आपके ऐसा नहीं हूँ। सही। अच्छा जी, यहाँ पे अक्सर हम जब पठान के पराठे लेते हैं, नॉर्मल पराठे भी जब हम खा रहे होते हैं, तो अच्छा अंडा लूँगा मैं, पैन के बीच में डालूंगा और उसके ऊपर मैं पराठा फ्लिप कर दूंगा। ओके, ठीक है, तो एक सर्विंग हमारी ऐसी भी हो जाएगी। ओके ओके। अच्छा, ये जो अंडा है इस पे पराठे पे डालने वाले हैं आप? पराठे पे लगाऊंगा। अच्छा, तो वो तो फिर कौन सा आजकल वो पिज़्ज़ा पराठा चल रहा है ऐसा? पठान भाई का पिज़्ज़ा पराठा। पठान भाई का पिज़्ज़ा पराठा, कोयटा चाय के होटल पे आजकल पठान भाई का पिज़्ज़ा पराठे का ट्रेंड चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हमने पहली दफ़ा खाने गए तो देखा पिज़्ज़ा पराठा, हमने ऑर्डर कर दिया, तो फिर पता लगा सामने अंडा पराठा। अंडा पराठा, उसमें उन्होंने पिज़्ज़ा पराठे को नाम दे, अंडे पराठे को नाम दे दिया पिज़्ज़ा पराठे का। पिज़्ज़ा पराठा दे दिया। ठीक है भाई, हमें बना रहे हैं, सही है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून ऑयल लगाऊंगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप चाहें तो इसको जो है फ्राइड एग के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा, अब ये पराठा मैंने लिया है और इसको मैं इस एग के ऊपर रख दूंगा और इसको प्रेस कर दूंगा। अच्छा, जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो अंडा मेरा सारी तरफ आ रहा है, तो वो जो पठान भाई का जो अल मशहूर पिज़्ज़ा पराठा है ना, ये हमारा घर के अंदर ही रेडी हो जाएगा। और इसके अंदर वही टेस्ट के मुताबिक आप सॉल्ट पेपर आप इसके अंदर ऐड करें और एंजॉय करें। गुड। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ मेरे पास खजूर है। ठीक है, ये मेरे पास दूध है, क्योंकि अच्छा एक छोटी सी टिप मैं बताता चलूँ, अक्सर रमज़ानों में ऐसा होता है पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी प्यास बहुत लग रही होती है। ठीक है, उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि हमारा जो शुगर लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। शुगर लेवल डाउन होता है तो उसको मेंटेन रखने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी दूध की बनी हुई मीठी चीज़ अगर हम सहरी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे हमारा जो शुगर लेवल है वो थ्रू आउट द रोज़ा इंशाल्लाह अच्छा वो सही रहता है। और मेरे ख्याल में बड़ी फेम बीमारियों में से एक बीमारी है जो शुगर है, और नॉर्मली लोगों को ये पाई जाती है, उसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है लोगों को सहरी में। वो सोचते हैं कि हमें ये चीज़ लेनी चाहिए शुगर के लिहाज से, कुछ सहरी में खाएं, और ज़्यादातर आइटम्स ऐसे होते हैं कि शुगर तो उसमें मोस्टली मिक्सअप होती है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे हम सॉल्ट डाल देंगे अंडे के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी आपकी ब्लैक पेपर। ओह, ठीक है, एक पराठा हमारा ऐसा आ गया है, एक पराठा हमारा अंडे के साथ आ गया है। ना चॉइस इज योर्स। फ्रीज करना चाहें फ्रीज आप कर लें, देन एंड देयर बनाना चाहें आप देन एंड देयर भी बना सकते हैं।
ठीक है। हम अगर अभी हमारे पास टाइम है तो हम 1-2 पराठा और बना नहीं, लें। अभी हाँ बिल्कुल आपने ठीक है? बनाने हैं पराठे, और हमारी गुफ्तगू भी नाज़रीन चलती रहेगी, क्योंकि हमारा बकिया सेगमेंट भी है जिसमें हम बात करेंगे एक आलिम दीन से, और उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर से, और यकीनन वो सेगमेंट इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा, डॉक्टर्स, और जब हम बात करेंगे आलिम दीन से। और इस प्रोग्राम को, इस सेगमेंट्स को हमारे 4 चांद जो लगाएंगे वो लगाएंगे हमारे कवाल हज़रात, जो कि डेली बेसिस पे अपनी कवाली से आपको समाअत करते हैं, सादत पेश करते हैं, और आप उनको समाअत करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। तो कब अपना हाँ शेफ़, तो इसके बाद क्या पराठे बना रहे हैं आप, कौन से? अभी इसके बाद इसमें कुछ हम क्रिएटिविटी करने वाले हैं। 2 तो आपने आइटम्स आज बना के दिखा दिए, एक क्या कहते हैं लच्छा पराठा और एक पिज़्ज़ा पराठा। पिज़्ज़ा पराठा, ठीक है ना। अच्छा, अभी आज हम फिलहाल यही बेसिक चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि माशाल्लाह 30 रोज़े हैं हमारे पास, और इन 30 दिनों में कुछ ऐसी रेसिपीज़ होंगी जो कि आपके अफ्तार में भी अच्छी चल जाएँ, बिल्कुल, और सहरी में भी चल जाए। और शायद पता है क्या, गर्मियों के रोज़े हैं तो किचन में टाइम कम लगे, वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब ये काम ऐसा है कि आप आफ्टर अफ्तार भी आप जो है अपने किचन में कर सकते हैं, ठीक है, ठंडे टाइम में भी कर सकते हैं, बच्चों के साथ मिलके भी कर सकते हैं। तो एक हैपनिंग सी चीज़ हो जाती है घर में, और फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छी हो जाती है। इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, बहुत तो कह रहा हूँ जितने मर्द हज़रात हैं ना, तैयार हो जाएं बिल्कुल, और मज़े मज़े की चीज़ें बनाने के लिए। तो अब हम नाज़रीन बढ़ते हैं एक छोटे से वक्फे की जानिब, उसके बाद मिलते हैं आलिम दीन के साथ, और डॉक्टर्स होंगे हमारे साथ इस प्रोग्राम की नशरियात का हिस्सा। अच्छा, एक जो आपने बनाया है उसको थोड़ा सा नाज़रीन को दिखा दें, कि ताकि जो है ना उनको भी भूख लगने लग जाए, और सहरी का टाइम भी करीब करीब है हमारे। इसकी जो लेयर्स, आप लेयर्स आप इसके अंदर देखें, ठीक है, एक एक लेयर इसकी खुल रही है, ठीक है। अगर आप पराठे को डो को रेस्ट देकर बनाएंगे, बहुत अच्छे पराठे, इसकी मजीद बहुत अच्छी लेयरिंग हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल जी नाज़रीन, अब हमारे जब शेफ़ रेडी कर लेंगे तो हम इसको खाएंगे भी, क्योंकि बड़े ज़ोर की भूख लगी है। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, और उसके साथ साथ मैं आपको दिखाता चलूँ हमारे शेफ़ ने जो बनाया है, ये है लच्छा पराठा नाज़रीन, और बड़े मज़े का लग रहा है मुझे। और इसको हम जब सहरी का टाइम होगा ना, मैं खाऊंगा और आपको बताऊंगा कैसा बनाया। और ये बनाया है पिज़्ज़ा पराठा। तो नाज़रीन, इन सब बातों के साथ शेफ़ का काम चलता रहेगा। हम बढ़ते हैं एक छोटे से वक्फे की तरफ, और मिलते हैं शॉर्ट से ब्रेक के बाद। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू होगा फिल इंसान। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू होगा फिल इंसान। जी नाज़रीन, तो बात करेंगे उलमा व मशाइख से। जिस तरह से हम रोज़ाना की बुनियाद पे आलिम दीन का एक सेगमेंट बनाएंगे और कर रहे हैं, तो इसी तरह से आज हमारे साथ एक मशहूर आलिम दीन मौजूद हैं, अल्लामा मुदस्सिरुल कादरी साहब। तो उनसे बात करेंगे रोज़मर्रा के मसाइल पे, इल्म के हवाले से वो रोशनी डालेंगे, जो हमारे साथ नॉर्मली हमें ज़रूरियात पेश आती हैं, मुसलसल मामलात, और जो ज़िंदगी आजकल दुश्वार हो चुकी है इल्मी हवाले से, तो उस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मुल्क की नामवर शख्सियात, आलिम दीन, इल्म का एक पहलू, अल्फाजों का ख़जाना, जनाब अल्लामा मुदस्सिरुल कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान मुबारक की बरकतें आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह तबारक व तआला आपका इस ट्रांसमिशन को करना, और फिर ट्रांसमिशन के ज़रिए जो इल्म की खिदमत है उसे कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन।
आमीन। क्या तैयारियां हैं रमज़ान मुबारक के हवाले से आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जब ये महीना मिलता है ना, तो रहमतें बरकतें वैसे ही उतरती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इतना पुरसुकून माहौल के साथ इतना खूबसूरत शेड्यूल बन जाता है कि बंदे को जो है ना इबादत करने में या सारे मामलात को तय करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अल्लामा साहब ये बताएं कि आजकल जो रमज़ान मुबारक की बरकतें, फ़ज़ाइल व बरक़ात शुरू हो चुके हैं, तो रमज़ान मुबारक हमें किस चीज़ का दर्स देता है? देखिए, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जैसे ही रमज़ान शरीफ हमारे दरमियान मौजूद होता है और उसकी आमद होती है, तो अल्लाह तबारक व तआला नवाफिल का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर और फ़र्ज़ों का सवाब 70 गुना बढ़ा देता है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये बहुत मुबारक महीना है और ये वो मुबारक महीना है कि जिसमें जन्नत को सजाया जाता है, आरास्ता किया जाता है। इसी तरीके से रमज़ान की बरकतें हमें कैसे हासिल हों, तो याद रखिएगा, अल्लाह और उसके रसूल के फ़रामीन पर अमल करने से ही बंदे को रमज़ान की बरकतें हासिल होंगी। बंदा चाहे कि भाई रमज़ान तो एक फेस्टिवल है या एक रस्म है जिसे हम अदा करेंगे, भाई पूरा दिन भूखे रहेंगे, उसमें सो जाएंगे, फिर शाम में अगर आँख खुल जाएगी तो फिर सोशल मीडिया, फिर रात हो जाएगी तो तरावी छोड़ करके क्रिकेट वगैरह और दीगर मसरूफियात फजूल मामलात का मजमुआ तय कर लेने के बाद फिर हम ये सोचें कि रमज़ान कबूल हो गया या रमज़ान की बरकतें हमें मिल रही हैं, या एक खुश फहमी में हम मुब्तला हो जाएं कि भाई रमज़ान की बरकतें हमें मिल रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। रमज़ान की बरकतें जब मिलेंगी, क्योंकि रमज़ान का मकसद है, कुरान ने कहा लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम रमज़ान को पाते ही रोज़े रख कर तुम्हारा दिल साफ़ हो जाए और तुम्हें इबादत का नूर हासिल हो और फिर तुम मुत्तकी हो जाओ, तकवे वाले हो जाओ। ये असल है। लेकिन रमज़ान पाते ही चीज़ों के कारोबारी मामलात के रेट्स बढ़ जाना, वही सारे मामलात अपनी रूटीन में होना और झूठ वही अपने मामलात में होना और सारे मामलात यूँ समझें कि डिस्टर्ब रखना, तो ये रमज़ान की बरक़ात से हमें महरूम कर देता है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, शैतान, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, ए जिब्रील, रमज़ान जैसे ही आता है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाता है कि ए जिब्रील जाओ और शैतान को कैद कर लो। शैतान तो कैद हो गया, लेकिन शैतान को शैतान बनाने वाली चीज़ नफ्स वो अब मौजूद है। बिल्कुल। अब नफ्स हमें गाइड करती है और इस नफ्स को मगलूब करने का तरीक़ेकार क्या है कि बंदा रोज़ा रखे। रोज़ा नफ्स दरअसल काबू करने का तरीका। हाँ, दरअसल रोज़ा जो है वो जब बंदा भूखा रहेगा तो ऑटोमेटिकली बंदा तकवे को हासिल कर लेगा। जब भूखा रहेगा तो नफ्स मगलूब होगी और फिर बंदा जो है ना, क्या नाम है, अब पूरा दिन रोज़ा रखे और फिर जितना दिल चाहे सहरी में पेट भर ले और इफ्तार में पेट भर ले, तो फिर ये रोज़े का मकसद नहीं हुआ। फिर वो नफ्स पर मगलूब नहीं होगा, बल्कि नफ्स उस पर मगलूब होगा। क्योंकि जैसे ही इफ्तार के बाद उसने अपने पेट को भर लिया, अब उसका दिल चाहेगा कि मैं इबादत ना करूं, बल्कि मैं यहाँ चला जाऊं, वहाँ चला जाऊं, क्रिकेट खेल लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। तो नहीं, रमज़ान का मकसद ये है कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुत्तकी हो जाए, तकवे को हासिल कर ले। और फिर रमज़ान का महीना जो है ना, ये पूरा एक जो महीना है, ये बेसिकली प्रैक्टिस पर मामूर है। अच्छा। कि बंदा इस महीने में सही अंदाज से अपनी ज़िंदगी के शेड्यूल को तरतीब दे दे। जैसे ही शेड्यूल को तरतीब दिया, अब शेड्यूल कितना खूबसूरत है कि भाई सहरी में आपने उठना है, अब सहरी कर ली, इसमें आपने सही नसीब के तहज्जुद की नेमत हासिल हो जाए। फिर जैसे ही आपने सहरी को पूरा किया तो आपको फजर की नेमत, अब फजर पड़ी, फिर आपने आराम किया और फिर वक्त मुनासिब पर उठ करके सारी नमाजों को बेतरतीब आपने अदा किया। तो ये बेसिकली शेड्यूल है कि आप दुनिया को भी ना छोड़ें लेकिन दीन को भी ना छोड़ें। ऐसा नहीं है कि दुनिया तो कमा रहे हैं कि दीन को छोड़ दिया, नहीं, बल्कि ये पूरा एक महीना प्रैक्टिस का है। अगर सही अंदाज से बंदा रमज़ान को गुजार ले तो यकीन जानिए उसके 11 माह सवर जाएंगे। अच्छा, मेरा एक जहन में सवाल आ रहा है, रमज़ान मुबारक के आते ही मसाजिद भर जाती हैं और रौनकें बहाल हो जाती हैं। रमज़ान मुबारक के गुजरते ही वही मस्जिदों में रौनकें देखिए मसला ये है, बेदर्द हो जाती हैं। तो उसके बारे में, ऐसे मुसलमानों के बारे में क्या कहें? देखिए मसला ये है कि ये रमज़ान को पाते ही नमाजों का जज्बा तो बेशक पैदा हो जाता है, क्योंकि शैतान बंद हो जाता है। और चूंकि रमज़ान एक अपनी बरकत रखता है, तो बंदा उसे पाते ही उसका दिल जो है ना अल्लाह की तरफ माइल हो जाता है, नमाजों की तरफ माइल हो जाता है, मस्जिद की तरफ उसका मैलान हो जाता है। लेकिन जैसे ही रमज़ान रुखसत होता है तो नमाजों की पाबंदी भी ख़त्म हो जाती है, मस्जिद का रुख करने के बजाय बंदा कहीं और रुख कर रहा था। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि रमज़ान को पाने के बाद बंदे ने वो आमाल बजा ना लाए कि जो करने चाहिए थे, यानी रमज़ान को उसने यादगार रमज़ान नहीं बनाया। तो फिर
जैसे ये महीना रुखसत हुआ तो उसने टेम्परेरी नमाज तो पढ़ी, इसके बाद जैसे ही शवाल दाखिल हुआ उसने रमज़ान को भुला करके नमाज को छोड़ दिया। अब हमें करना क्या है, अगर आपको चाहिए कि आप कंटिन्यूसली नमाजी बन जाए, पूरे 12 माह नमाजी बन जाए, आपको तकवे का नूर हासिल हो, तो फिर रमज़ान में आप दुआ करें। दुआ करने के साथ साथ फिर अमली शक्ल दें अपने अमाल को कि भाई मैंने रमज़ान पा लिया है, अब रमज़ान पाने के बाद मुझे नमाजों का एहतमाम उस अंदाज से करना है कि जैसा हमें शरीयत बताती है। और फिर दुआ करें। दुआ जो है ना, हदीस पाक में फरमाया गया अद्दुआ मुखुल इबादा, दुआ इबादत का मगज़ है। ये पूरा महीना आपको बताऊं, मैं आपको हैरान कुन बात बताऊं कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह की तरफ से बंदों के लिए ये इनाम है और ये निदा होती है। निदा क्या कि है कोई सवाल करने वाला जिसका सवाल पूरा कर लिया जाए, बेशक है कोई बख्शिश का तालिब उसकी बख्शिश कर दी जाए, है कोई तौबा का तालिब जिसकी तौबा। अब कंफ्यूजन ये होती है कि हमें मांगने का सलीका नहीं है या हमारे पास मांगने का वक्त नहीं है। दरअसल मेन पॉइंट ये है कि हमारे पास मांगने का वक्त नहीं है। अगर हम अपने लिए खैर मांग लें कि अल्लाह मेरी जिंदगी बिल आखिर ख़त्म हो जाएगी और मुझे तेरी बारगाह में जवाब देना है, तो अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं नेक बन जाऊं, परहेजगार बन जाऊं, तेरी बारगाह में हमा वक्त हाजिर हूं। जब तेरी तरफ से हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह का पैगाम आए तो मैं तेरी बारगाह में झुक जाऊं। ऐसा ना हो कि फिर दुनियावी मसरूफियात या दुनियावी ख्यालात मुझे झगड़ रहे हो ना, बल्कि मैं तेरी बारगाह में फौरन रुजू कर लूं, फौरन तेरी बारगाह में आ जाऊं। क्या बात। फिर बंदे को वो रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तो गफूर रहीम है, रहीम व करीम है। वो तो कहता है कि ए बंदे तू मेरी बारगाह में आ तो सही, फिर तुझे हर तरह से, हर शे से, हर दौलत से, हर इज्जत से, हर शोहरत से नवाजना मेरा काम है। अनवार रमज़ान ही जब देखें, ट्रांसमिशन का नाम भी जो है ना इतना खूबसूरत दिया है K21 ने कि अनवार रमज़ान, यानी बंदा इस ट्रांसमिशन को देखे और ये बार बार हाईलाइट हो रहा है ना अनवार रमज़ान। तो इसका मकसद देखें, ये बाज़ दफ़ा जो है चीज़ों के नाम रखने की भी बेशुमार वजूहात होती है कि बंदा अनवार रमज़ान को देख रहा है। तो अनवार रमज़ान हासिल कैसे होंगे? अनवार रमज़ान ऐसे हासिल होंगे कि बंदा सही अंदाज से अपने रब से मांगे। बेशक ये वो दरबार है कि देखें, याद रखिएगा कि अल्लाह से मांगने वाला अल्लाह तबारक व तआला अपनी ज़ात से किसी को मायूस नहीं फरमाता। ये नहीं है कि भाई ये ना कल आ जाना या तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करता मैं, नहीं, बल्कि रब ताला से बंदा जब जब मांगे अल्लाह उसे अता फरमाता है। हाँ, टाइम की कैद होती है, बाज़ दफ़ा उसके हक में बेहतर होता है तो फ़ौरन मिल जाता है, बाज़ दफ़ा सालों में, बाज़ दफ़ा दुआएं कबूल नहीं होती तो फिर वो आखिरत में उसका अजर मिलेगा। अच्छा अल्लामा साहब, आपकी बात को कंटिन्यू रखेंगे मज़ीद और गुफ्तगू को जारी रखेंगे। और मेरी एक ख्वाहिश है कि हमारे, क्योंकि मुल्क की जो जान है वो हमारे बच्चे हैं जो बड़े होकर मुस्तकबिल है हमारे आने वाला, क्योंकि उनको प्रमोशन देनी चाहिए हर प्लेटफॉर्म पे। तो आज अनवार रमज़ान के प्लेटफॉर्म से हाँ, बच्चों पर शफ़क़त किया जाए, हमने अपनी सर नशरियात का हिस्सा बनाया 2 बच्चों को, जो कि आज आपको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात मुबारक से हमारे दिलों को दिलो अफरोज़ करेंगे और उसकी फिर आप रहनुमाई फरमाएंगे। बेटा क्या नाम है आपका? अच्छा, आपका क्या नाम है? अच्छा ठीक है, आप दोनों से गुजारिश है, पहले मोहम्मद अब्दुल्ला 2 शेर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप पेश करेंगे, फिर आपका रहमान काटी आप 2 शेर आप पेश करेंगे, ठीक है? कौन सी नात सुनाएंगे अब्दुल्ला आप? अच्छा माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, जज़ाकल्लाह। मेरे जनाज़े
बगौर देखो कि मरा नहीं हूँ, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया बदल गया हूँ, ख्याल जाना मैं कितनी मंजिल खुदा की जाने निकल गया इंतखाब करा आपने अब्दुल्ला कादरी, और अब मैं गुजारिश करूँगा अब्दुर्रहमान, आप कौन सा कलाम सुना रहे हैं? मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरा जीना और मरना मदीने में। वाह क्या बात है, बिस्मिल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। अर्श आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ा-ए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ा-ए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। यहाँ भी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। अब मैं गुजारिश करूँगा हमारे अल्लामा मुदस्सिरुल कादरी साहब, हाफिज़ सैयद आदिल रज़ा कादरी साहब, जो कि रहनुमाई फरमाएंगे हमारे नए कमसीन सनाखा, जो कि एक अच्छी काविशों के साथ फ़राइज़ नात रसूल मकबूल के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। क्या फरमाएंगे आप? सबसे पहले तो दोनों के जज्बों को सलाम और दुआ गो हूँ अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद इनके पढ़ने में, इनके सोज़ में निखार अता फरमाए माशाअल्लाह। और इनका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला, माशाअल्लाह। अब्दुल्ला भाई ने तो एक समा बांध दिया और बड़ा खूबसूरत कलाम का इंतखाब और बड़ा खूबसूरत अदायगी, और साथ ही अब्दुर्रहमान अरमान भाई ने तो भी अच्छा पढ़ा माशाअल्लाह, लेकिन उनको मज़ीद जो है ना मश्क करने की ज़रूरत है। ये तो सिर्फ जो है ना देखें, असल मसला ये है कि असल है मकबूलियत, कि अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में मकबूल हो जाए बंदा, तो फिर अल्फाज, लहन और सोज़ और जो ना तमाम चीज़ें नहीं देखी जाती। असल मसला ये है कि जो अभी आपने जजमेंट के हवाले से कहा, तो मैंने कहा कि आपसे जो ना अरमान भाई आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह मज़ीद निखार आएगा। आपने हौसला शिकने नहीं करनी है और जो ना अपने कॉन्फिडेंट को जो ना मज़ीद लेवल को बढ़ाना है, ताकि जो इंशाल्लाह बरकतें आए। बहुत खूबसूरत अंदाज में बहुत प्यारा पढ़ता है हमारे अल्लामा साहब ने रहनुमाई फरमाई। मैं समझता हूँ हाफिज़ साहब आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह अब्दुल्ला भाई ने जो कलाम पढ़ा उसका इंतखाब किया, सबसे बड़ी बात माशाल्लाह इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको निभाया, तर्ज़ को, स्केल को और इसकी आस्ताई को, इसके मिसरा जो भी पढ़ा कलाम मुकम्मल तरीके से इन्होंने इसको निभाया। जब इन्होंने एक पहला शेर उठाया था, द मिसरा उठाया था,
तो उसके अंदर जो ऊपर की तरफ जब लेके जाते हैं, ये स्केल ऊंचा होता है, ठीक है, तो उसमें इनको थोड़ी सी ज़रा सी इनको कोशिश करनी है इसको बेहतर अंदाज में, ताकि इनका गला जो है दबे नहीं, ठीक है। और हमारे जो अरमान भाई हैं, इनको मज़ीद बेहतर करने की इसको ज़रूरत है, जो इन्होंने कलाम पढ़ा, क्योंकि ये जिस तरह ये कलाम है उसको थोड़े से और स्लो अंदाज में अगर ये पढ़ते तो और बेहतर हो सकता था, जिस अंदाज में इन्होंने पढ़ा है। मेरे आका करोज़ा मदीने में है, खूबसूरत अंदाज में, इस अंदाज में बेहतर हो सकता था मज़ीद। जी जी बिल्कुल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है। और नाजरीन, ऐसी खूबसूरत रहनुमाई के साथ हमारे अल्लामा साहब और हमारे हाफिज़ साहब को क्या शुक्रिया अदा करेंगे, आप लोग तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, बकिया सेगमेंट के लिए बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट सा ब्रेक, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, हमारे साथ रोज़ उलमाओं मशाइख के बाद हिस्सा बनते हैं डॉक्टर्स माहिर हुक्मा। तो हमारे साथ हमेशा की तरह आज भी हमारे फेमस डॉक्टर साहब मौजूद हैं, जो कि रोज़ हमारी जीनत बनते हैं इस प्रोग्राम के साथ। तो आइए उनसे हम बात करेंगे, जो कि नॉर्मली हमारे साथ परेशानियाँ, बीमारियाँ दरपेश आ रही हैं, उन्हीं बीमारी के हवाले से हम बात करेंगे। आइए बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का एहसान, ठीक है। तो आज सेकंड रोज़ा लगने को है और फर्स्ट जो हमारा गुजर चुका है, तो वैसे तो यकीनन आप डॉक्टर हैं, तो आपका तो रोज़ा बेहतरीन ही गया होगा और बहुत अच्छा गुजरा होगा, क्योंकि एक डॉक्टर की तो स्पेशलिटी होती है, वो लोगों को गाइड करता है कि इस तरह से आप फास्टिंग करें और इस तरह से खाना पीना बताता है, सब चीज़ें वो बता रहे होते हैं नॉर्मली सूरत हाल में। मैं तो प्रोग्राम किया था अभी कि शुगर के मरीज़ रोज़ा कैसे रखें। जी जी। तो हमारे कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में बाकायदा हर साल एक सेमिनार होता है। ओके। और मरीज़ों को शुगर दिल के हवाले से गाइड किया जाता है कि वो रोज़ा कैसे रखें। जी जी। तो और वैसे भी पेशेंट से हमारा ताल्लुक़ रहता है, तो हम ज़रूर उनको बताते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल वो हम सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा कोरोना, तो ये कोरोना का करना क्या है, जो इस बीमारी को ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी, कब हमारे इस कोरोना की बीमारी से छुटकारा मिलेगा हमें? यकीनन बीमारियां तो बेशुमार आई हैं और हमेशा से इनका जो है वजूद रहा है। जी जी। लेकिन कोरोना के हवाले से करीब एक इनकलाबी सी सूरत पैदा हुई कि जिसने माशरे को बदल कर रख दिया, और बीमारी की जो इज्तमाई सूरत अब देखने को कोरोना के हवाले से जो मिली है, सामने आ रही है, वैसी इससे पहले कभी सामने नहीं आई। क्योंकि इसका जो मोड ऑफ स्प्रेड यानी फैलने के जो ज़राए हैं वो इतने शदीद हैं कि इससे पहले कभी नज़र नहीं आए। बिल्कुल। तो मसला सारा ये है कि हमें इससे निमटना है, ये एक मसला है जी, और माशरती मसला है। अच्छा। बीमारी के साथ माशरती मसला जी है कि इससे निमटा कैसे जाए। डॉक्टर साहब, आपकी बात को काटते हुए ये बात मैं आपसे पूछता चलूँ, ये असल में कोई कोरोना एक्चुअल में इतनी बड़ी भी बीमारी है, इतनी ख़तरनाक बीमारी, जिस तरह से हमारे सामने और हमारे देखने वाले लोगों को दिखाया जाता है, और वो बड़े टेंस्ड रहते हैं लोग कोरोना के। अभी मैं लास्ट एक लिफ्ट में सफ़र कर रहा था, तो वहाँ पे खातून अचानक से आई और उन्होंने इतनी ज़ोर से, मतलब लाउड शाउट हुई वो लाउड स्पीक पे कि आप लोगों ने मास्क क्यों नहीं वेयर करा हुआ है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने कहा शायद बहुत ज़्यादा कुछ लोग इसको हार्ड एंड फास्ट इसलिए रहते हैं कि शायद उनको बहुत ज़्यादा इसके बारे में डीप एक्सट्रीम लेवल पे पता होगा। असल में क्या माशरती लिहाज से भी लोग तकसीम हैं जी। एक बहुत एक्सट्रीमिस्ट होते हैं किसी भी लिहाज से जी, एक मॉडरेट और एक बिल्कुल इसको तस्लीम नहीं करते। कोरोना के हवाले से भी ऐसा है कि माशरे में एक बड़ा तबका मौजूद है जो अभी तक उनके जहन में सवाल है कि ये है भी या नहीं है, इतना कुछ होने के बावजूद।
एक तबका ऐसा है जो इसे ठीक है, समझता है कि है बीमारी है और इसको एहतियात इसकी ज़रूरी है, और एक तबका ऐसा भी जो शायद घर से बाहर निकलना भी जो है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो चुका है कि घर से निकलना चाहिए भी कि नहीं चाहिए। इन तीनों ही तबकात को एड्रेस करने की ज़रूरत है। बुनियादी तौर पर मसला ये कि हम मजहबी लिहाज से, हमारा एक मज़हब है, इस्लाम है, मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस लिहाज से जो गाइडलाइन हमें मिलनी चाहिए, बदकिस्मती से वो प्रॉपर गाइडलाइन हमें नहीं मिलती। माशरती ज़िंदगी गुजारने के लिए जो अमल ज़रूरी होता है उस अमल के लिहाज से तो हम थोड़ा सा बैक रहते ही हैं मजहबी लिहाज से, लेकिन इस किस्म के जब मामलात आते हैं तो हमें इसमें जो गाइडलाइन मिलनी चाहिए मजहबी तबकात की तरफ से या हमारी सोचों के हवाले से वो प्रॉपर नहीं मिलती। ये आज की कोरोना का मसला नहीं है, ये हमारी तारीख रही है कि जिस वक्त टाइपराइटर वजूद में आया तो उसके लिए फतवे दे दिए गए कि इससे शायद नाम लिखना जो है या इससे लिखना हराम है। इस किस्म के मसाइल हम इस्लामी दुनिया में फेस करते रहे, जिससे इस्लामी दुनिया इल्म से दूर होती चली गई। इसमें बेशुमार चीज़ें जैसे साजिशें हैं, ये है वो है, जो हम जज्बाती तौर पर हो जाते हैं। देखो, कोरोना के वजूद से इनकार करना अकल से इनकार करना है। अब ये कहना कि कोरोना बीमारी नहीं है तो ये तो अकल से इनकार होगा, लेकिन इसके साथ ही मसला ज़रूर है कि माशरती लिहाज से कि हमें इससे निमटना कैसे है। हम जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं ये कहने में कोई आर महसूस नहीं करता कि हमें मुकम्मल बंद करके इस मसले से नहीं निपटा जा सकता। हमारे जो मुआशी मसाइल हैं, हमारे दीगर मसाइल हैं, उन मसाइल की वजह से। अच्छा, मुझे ये बताएं, हाँ आपकी बात को कंटिन्यू भी कर, मेरे जहन में क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि जब सहरो अफ्तार का टाइम होता है तो जो लोग मुर्गन ग़िज़ाएँ का इस्तेमाल करते हैं, तो ये इस रोज़ों में रहते हुए या अफ्तार में या सहरी में, तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना सही है, बेहतर है? देखिए, मैंने जैसे कल भी अर्ज़ किया था कि रमज़ान तो है ही कि तुम में तक़वा और परहेज़गारी पैदा हो, तक़वा और परहेज़गारी। तो अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल परहेज़ में शामिल होता है। अच्छी ग़िज़ा होगी वही हमें रूहानी लिहाज से बेहतर कर सकेगी। तो ग़िज़ा में जो हम बहुत ज़्यादा गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा, जैसे ख़ास तौर पे जो बाहर की ग़िज़ाएँ हैं और उनके जो बनाने का तरीक़ा है, वो तरीक़ा किसी भी सूरत में, अफसोस के साथ कहा जाता है, बिल्कुल लोअर लेवल पर आ जाए या बहुत बड़ी बड़ी होटल्स में चले जाएँ तो हमें दोनों सूरतों में हेल्दी फूड नहीं मिलता। हेल्दी फूड की का बुनियाद यही है कि उसमें कम चिकनाई हो, कम नमक हो, सादगी से बना हुआ हो। अच्छा, ये तो फूडिंग के हवाले से बात हो गई ना, जो फूड लवर्स होते हैं और उनके लिए जो आपने रिजर्वेशन लगा दी एक। अच्छा, जो मशरूबात इस्तेमाल होते हैं, ठंडे मशरूबात, वो लोग अफ्तारी में खूब कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं बड़े मज़े से, और वो ठंडे ठंडे मशरूबात इस्तेमाल होते हैं, तो उस हवाले से आप मुझे बताएं कि ये नामुमकिन तो नहीं है ये सब चीज़ें? देखिए, कोई भी चीज़ किसी महदूद लेवल से इस्तेमाल की जा सकती है। मशरूबात, क्योंकि मैं डायबिटोलॉजिस्ट हूँ, तो हम एज ए डायबिटीज़ अगर पेशेंट्स के हवाले से बात करें तो हम किसी भी सूरत के मशरूबात की उन्हें इजाज़त नहीं देते। मिसाल है, अगर कोई इंसान 2 सेब खाना चाहेगा तो 2 सेब के खाने से उसकी शुगर का लेवल इतना ऊपर नहीं होगा। 1 सेब के अगर वो जूस निकाल कर पी लेता है तो उससे उसकी शुगर लेवल बढ़ जाएगी, क्योंकि सिंपल शुगर हो जाएगी। जी, बहुत अच्छी आपने रहनुमाई फरमाई डॉक्टर साहब। और अब हम सहरी की तैयारी के लिए बढ़ेंगे, लेकिन सहरी की तैयारी के लिए मैं भी जाऊंगा और आप देख सकेंगे सहरी की तैयारी। और मैं आज जो पानी इस्तेमाल करने वाला हूँ ना सहरी में, ये है ओमो ड्रिंक वाटर का। तो इसके साथ साथ हमारे साथ जो गिफ्टिंग डॉक्टर साहब के साथ भी जाएगी, नेल्सन पेंट्स बनाने वालों ने हमें गिफ्टिंग दी और गोबिस पेंट्स की तरफ से हमारे लिए गिफ्टिंग आई। और पानी हमारा बड़ा ही मुफीद है, और डॉक्टर साहब आप भी यूज़ करिएगा। नेल्सन आप देख सकते हैं जो आपके साथ गिफ्ट जाएगा, ओमो ड्रिंकिंग वाटर। क्या ज़बरदस्त लेबलिंग है और इसकी प्रोडक्ट क्वालिटी नज़र आ रही है। तो नाजरीन, बिल्कुल सहरी की तैयारियाँ देखें, और मैं भी जा रहा हूँ सहरी करने के लिए। फिर मिलते हैं शॉर्ट से सेगमेंट के बाद।
जी नाज़रीन, आज की सेकंड सहरी हमारी दूसरी सहरी इख्तिताम सहर होने को है और आज आपने हमारी सारी काबिशें, सारी समाअतें आपकी नज़र हुई, जिसमें डॉक्टर भी थे, उलमा भी थे, नात ख़्वां भी थे, आलिम दीन भी थे। और अब हम बढ़ते हैं बकिया सेगमेंट जो कि हमारा कवाली का है। और साथ साथ मैं बताता चलूँ इस नशरियात के बारे में, जो हमारी सारी नशरियात डेली बेसिस पे 2 बजे से नमाज फ़जर तक आपके साथ हम जारी रहेंगे। तो इस काबिशों को अगर आप पसंद करें तो आप ज़रूर अपने फ़ीडबैक का मुझे मुंतज़िर रहूँगा, मैं उसका मुझे ज़रूर अपने ख़यालात से दोशना करिएगा मुझे। और इसके साथ साथ दूसरी सहरी के इख्तिताम पर आपके साथ इजाज़त चाहूँगा। अपने चाहने वालों का बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान। जी, अब हमारे साथ शामिल हैं मशहूर ज़माना कव्वाल, नामवर कव्वाल फराज साबरी और फैसल साबरी। क्या सुना रहे हैं आज? आहा, सुभान अल्लाह। जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आ